वेलकम यूट्यूब के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में इसके स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बैंकों के एग्ज़ामिनेशन में इसके करंट अफेयर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है? 17 जुलाई 2014 को आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए गाइडलाइन इशू किया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए गाइडलाइन इशू किया था। उसके पहले श्री नचिकेत मोर कमेटी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए जाने का सुझाव दिया था। तो देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण तो ये रहा है कि जल्दी से जल्दी हम एफआई के टारगेट को अचीव करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को अचीव करें, साथ के साथ रेगुलर फाइनेंस की गतिविधियों को बढ़ाया जाए। ये एक महत्वपूर्ण टारगेट है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हम लोग आज तक रेगुलर बैंकिंग देखते आ रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है ना। ये एक खास तरह के टेक्निक पर आधारित है जो कि हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट BR एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 जो है, उसके थ्रू आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देता है। और आपको पता है कि आरबीआई जो है वो BR एक्ट के थ्रू ही बैंकों का ऑब्जर्वेशन करता है और डायरेक्शन देता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेगुलेटर भी कौन है? आरबीआई। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बन सकता है? तो कोई इंडिविजुअल प्रमोटर हो सकता है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा एनबीएफसी हो सकता है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज हो सकता है ना, कोई ट्रस्ट हो सकता है, या फिर कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो कि स्मॉल बैंक के बनने की क्राइटेरिया को यदि वो अचीव करता है तो वो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। आजकल तो आरबीआई के पास ऑन टैप लाइसेंसिंग फैसिलिटी उपलब्ध है। वो कहता है कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप आइए, लाइसेंस का रिक्वेस्ट लेकर के हम एग्जामिन करेंगे, अगर आप एलिजिबल है तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो ऑन टाइप लाइसेंसिंग सिस्टम। उसके साथ साथ जो भारत में लैब होते हैं, लोकल एरिया बैंक होते हैं, ये प्राइवेट बैंक होते हैं, सीमित डिस्ट्रिक्ट में वो फंक्शन करते हैं। तो लैब भी जो होते हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू, कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू उनको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन साथ के साथ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, DICGC एक्ट 1961, इसके अधीन रह करके भी इनको काम करना होता है ना।
DICGC एक्ट, जिसमें डिपॉजिटर्स का जो अमाउंट होता है बैंकों में, उसका वो इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी छत्र छाया में भी आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमोटर का जो पेड अप कैपिटल है वो अधिक से अधिक 40% हो सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो FDI होता है वो 74% हो सकता है। और वैसे आपको पता है कि भारत के बैंकिंग सेक्टर में FDI तो 74% है ही है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ये लागू होता है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं उन्हें कमर्शियल बैंकों की तरह CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है ना। और साथ के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो कासा ऑफर करते हैं। आप तो कासा जानते होंगे, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। साथ के साथ वो FD और RD को भी अपने यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर एक अंतर समझिए कि जो पेमेंट बैंक होते हैं, पेमेंट बैंकों को केवल कासा का अधिकार है, जबकि स्मॉल बैंकों को कासा के साथ साथ FD और रेकरिंग डिपॉजिट लेने का भी अधिकार है। यानी कि पेमेंट बैंक्स NDTL का अधिकार रखते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यहाँ पर नेट डिमांड लायबिलिटी में आ जाता है कासा, और नेट टाइम लायबिलिटी में रेकरिंग डिपॉजिट आता है और फिक्स डिपॉजिट आता है ना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को NDTL का ही जो अमाउंट उसके उनके पास है, NDTL का ही अमाउंट CRR, उसका सर्टेन परसेंटेज अमाउंट CRR और SLR में मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और हमारे देश में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो नॉन रिस्क शेयरिंग बिजनेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। नॉन रिस्क शेयरिंग बिजनेस जैसे कि वे म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, वे पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें रिस्क थोड़ी ना। साथ के साथ वो कॉरपोरेट इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, बीमा के वितरक का भी काम करते हैं। तो इस तरह से उनको अपना इनकम बढ़ाने का बहुत मौका दिया गया है भारत सरकार की तरफ से और साथ ही साथ RBI की तरफ से। पर हाँ, उनको अपने सर्टेन लायबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। कुछ जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, जैसे कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का कम से कम 25% जो ब्रांच है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगा। ठीक है, हालांकि बाद के समय में ये चेंज हो सकता और होता भी रहता है। जब आप बैंक एग्जाम दे रहे हो तो उस वक्त आप देखते रहिए कि क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है, बदलाव हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ ये जो ANBC होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, तो उनका जो ANBC है उस ANBC का 75% उनको PSL करना पड़ेगा।
एएनबीसी का 75% उनको पीएसएल करना पड़ेगा। तो ये एएनबीसी क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एक बैंक एक फिनेंशियल ईयर में लोन बांटने के लिए जितना अमाउंट, जितना पैसा अपने पास रखता है, उस अमाउंट को एएनबीसी कहते हैं, है ना। और उस एएनबीसी का 75% स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना पड़ेगा, अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना पड़ेगा। अब प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो ये आरबीआई डिसाइड करेगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, है ना, एमएसएमई वगैरह हो गया, तो आपको उनको लोन देना ही देना पड़ेगा, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि एएनबीसी जितना भी लोन देंगे उसका 50% तो उनको एमएसएमई सेक्टर को देना ही देना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को देना ही देना है। ठीक है। तो भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण तो ये है कि हम जिस यूनिवर्सल बैंक को, जिस कमर्शियल बैंक को देखते हैं, है ना, आबादी और ज़रूरत के हिसाब से उनके ब्रांच का एक्सटेंशन उतना ज़्यादा नहीं है, आम लोगों तक ऐसी पहुँच अभी भी नहीं बन पाई, है ना। तो हमको कोई अल्टरनेटिव रास्ता देखना पड़ेगा ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो यही बतलाता है कि भाई आप किसी भी तरह से लोगों तक रेगुलर फाइनेंस को पहुंचाइए, है ना, चाहे वो बीसीबीएफ मॉडल हो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल हो, है ना, चाहे वो बीएसबीडीए मॉडल हो, या फिर पेमेंट बैंक का मॉडल हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मॉडल हो, किसी भी तरीके से लोगों तक रेगुलर फाइनेंस की पहुंच बनाइए, लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करिए, है ना, और लोगों को आर्थिक सुरक्षा दीजिए। तो इसी पर्पज से स्मॉल फाइनेंस बैंक का निर्माण हुआ है। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका करंट अफेयर्स आपको आना ही आना है एग्ज़ाम में, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और अगर आप न्यूज़पेपर से इसका नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो भारत में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में बना। जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका गठन 2018 में हुआ। इक्विटास होल्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में बनाया गया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 2017 में बना। ये भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसने आरबीआई को यूनिवर्सल बैंक बनने का आवेदन दिया था कि मेरे को लाइसेंस दे दीजिए, तो उसमें आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। उसके अलावा कैपिटल लोकल एरिया बैंक 2016 में बना। ईएसएएफ माइक्रो फाइनेंस 2017 में बना। आरजीवीएन नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये 2017 में बना। सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस स्मॉल बैंक, ये 2017 में बना। शिवालिक मर्चेंटाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक 2021 में बना। शिवालिक मर्चेंटाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक से काफ़ी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा। कारण है कि पहले ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप से था, मतलब कोऑपरेटिव बैंक था, सहकारी बैंक था, है ना। और अच्छे परफॉर्मेंस के कारण इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है।
तो यहाँ पर आप कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक उसी कंडीशन में बनाया जा सकता है भाई कि जब आपके पास वित्तीय क्षेत्र में, इस तरह के क्षेत्र में आपको मिनिमम से मिनिमम 10 साल का अनुभव, है ना, और आपके पास 200 करोड़ रुपया का कैपिटल होना चाहिए। तो ये सब ज़रूरी बातें हैं, स्टैटिक पोर्शन में एग्जामिनेशन में पूछता है। लेकिन बैंकों के लिए अगर आप आरबीआई, ग्रेड बी, नाबार्ड, आईबीपीएस, आरआरबीज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप देखें कि इनका जो फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है वो किस तरह से न्यूज आ रहा है, क्या न्यूज आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने सर्टन हिस्सेदारी बेच दी या खरीद ली, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज हुआ, समझे, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, तो उस टाइप की घटना होने पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।